हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट है। आज से हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि पॉलिटी है। पॉलिटी का ही पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का फर्स्ट नंबर पार्ट। जिसको भी ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे टेस्ट लगाते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, देखना आप हर चीज़ों को टाइम पर याद कर पाओगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और कितने सारे सीरीज़ वहाँ पर कराए जाते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखेंगे दो लेक्चर हम लोग, मतलब दो टॉपिक के ऊपर लेक्चर है ये। एक है आपका चेयरमैन ऑफ मेजर कमिटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा जब बना था तो उसके प्रमुख समितियों के जो जो अध्यक्ष थे, इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। एक साथ हम लोग देखेंगे, जितने सारे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं सबको मैं क्लियर कराते जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में अंतरिम सरकार, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो एक टेम्पररी सरकार बनी थी, उसके जितने सारे जो बड़े बड़े पोस्ट पर थे, जैसे कौन गृह मंत्रालय को संभाल रहा था, कौन एक्सटर्नल अफेयर को संभाल रहे थे, तो ये सब के नाम को देखेंगे और सब कुछ हम लोग वन बाय वन करके याद करेंगे, ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। ज़रा बात करते हैं। देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से कमेटी के कौन कौन अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, इसको देखेंगे। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, मतलब जितने सारे कन्फ्यूजन है आज के बाद नहीं रहने वाला है, एकदम दिमाग में छप जाएगा। बस आप लोग टेस्ट लगाना मत भूलना। यहाँ पर है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संविधान संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यूनियन पावर्स कमेटी और नेक्स्ट है स्टेट्स कमेटी। इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान में रखना है, इसको नहीं भूलोगे दोबारा। यहाँ पर क्या है कि कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, तो इस ये कोई भी राज्य क्या कहता है, कोई भी स्टेट क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास यूनियन है। यूनियन का मतलब संघ होता है। संघ का इसका जो तात्पर्य होता है एकता से होता है। यूनियन का मतलब एकता होता है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट के पास अगर एकता हो और पावर हो, देख रहे हो, यूनियन हो या फिर पावर हो किसी भी स्टेट के पास, तो वो स्टेट हमेशा क्या कहेगा? वो स्टेट हमेशा ये कहेगा कि मैं कभी ना हारूं। समझ रहे हो? कभी ना हारूं। ना हारूं मतलब नेहरू, ना हारूं, है ना, नेहरू। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। किसी भी स्टेट के पास यूनियन है यानी कि एकता है, और यूनियन के साथ साथ जिसके पास यूनियन होता है उसके पास पावर भी होता है ना। तो जिसके पास एकता होता है, यूनियन होता है, पावर होता है, वो राज्य कभी हारेगा क्या? बिल्कुल नहीं हारेगा। तो वो क्या कहता है कि मैं कभी ना हारूं। क्यों नहीं हारूं? क्योंकि हमारे पास यूनियन है, एकता है, और यूनियन के साथ साथ पावर भी है, इसलिए मैं कभी ना हारूं। कौन कहता है? राज्य कहता है। तो राज्य समिति यानी कि स्टेट कमेटी, यूनियन पावर कमेटी या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? ना हारू यानी कि नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखोगे। किसी भी स्टेट के पास, फिर से रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठे, कोई भी स्टेट के पास अगर यूनियन है तो उसके पास साथ में पावर भी होगा। उसके पास पावर होगा तो ये स्टेट क्या किसी को बता रहा होगा कि मैं कभी ना हारूं, ना हारूं, है ना, ना हारूं यानी कि नेहरू। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट कमेटी, सीधा दिमाग में आना चाहिए ना हारूं। स्टेट ही कहता है ना हारूं, नेहरू। यूनियन पावर, एकता है, पावर भी है, यूनियन है तो कभी ना हारूं, है ना, यूनियन है, एकता है, कभी ना हारूं, तो नेहरू जी से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है संचालन समिति। किसी भी चीज़ को संचालन करने के लिए एक वहाँ का हेड का होना जरूरी है ना। तो स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के ऊपर हम लोग 4 पॉइंट्स को देखेंगे, चारों एकदम दिमाग में छप जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या है ज़रा देखो, मान लिया जाए कि किसी भी राजेंद्र प्रसाद का कोड होगा आपका राजा, ठीक है। जहाँ भी राजा आएगा आप समझ जाना ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। राजा, कोई भी राजा जो होता है, किसी भी राजा को अपने देश का रूल्स और प्रोसीजर बनाने का पावर होता है कि नहीं? होता है। तो रूल्स और प्रोसीजर कौन बनाता है किसी भी देश का? एक राजा बनाता है। याद रखोगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया के नियमों पर समिति जो था, इसका प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पर यह है कि किसी भी देश का रूल्स एंड प्रोसीजर कौन बनाता है? एक राजा बनाता है, ठीक है। तो रूल्स एंड प्रोसीजर जहाँ भी दिख जाए समझ आना राजा यानी कि राजेंद्र प्रसाद, याद रख लोगे। दूसरी बात है,
कि किसी भी देश का अगर नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करने के लिए, यानी कि उसको फहराने के लिए किन्हें बुलाया जाता है? उस देश के राजा को बुलाया जाता है। तो ध्यान रखना, किसी भी देश का नेशनल फ्लैग को फहराने के लिए किसको बुलाया जाता है? उस देश के राजा को, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। तो नेशनल फ्लैग अगर आपको दिख गया, समझ जाना राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो भी फाइनेंस होता है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होता है किसी देश का, वित्तीय जो होता है, वित्त कहते हैं जिसको हिंदी में, फाइनेंस होता है किसी भी चीज़, किसी भी देश का अगर फाइनेंस किस पर निर्भर करता है, इस चीज़ को समझो ज़रा। कि मान लिया जाए आप कमाते हो, मैं कमाता हूँ, हर कोई कमाता है, वो टैक्स देता है, तो उस देश का फाइनेंशियल कंडीशन क्या होता है? इम्प्रूव होता है। तो सारे टैक्स, सारे फाइनेंस किसके पास जाता है? सारे वित्त किसके पास जाता है? उस देश के राजा के पास जाता है। पहले तो राजा के पास जाता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि फाइनेंस से सीधा सीधा कंडीशन है, यहाँ पर इंडिकेशन है कि वो राजा से है। ठीक है, कोई भी राजा जो है उसका फाइनेंस वैसे भी बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से भी समझो कि किसी भी राजा का फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, वित्त बहुत अच्छा होता है, मतलब पैसा उनके पास बहुत होता है। किसके पास ज़्यादा पैसा होता है? राजा के पास। तो फाइनेंस से आप समझ जाओगे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका कि इस तरीके से किसी भी देश का जो संचालन होता है, किसी भी देश का जो संचालन होता है, स्टीयरिंग का मतलब संचालन, तो किसी भी देश का संचालन कौन करता है मुख्य रूप से? तो वहाँ का राजा करता है। बिना राजा का कोई देश होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसे समझो कि किसी भी देश को संचालन कौन करता है? वहाँ का राजा करता है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अब 1 बाय 1 चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखोगे? अच्छा, यहाँ पर है फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि सबसे अच्छा फाइनेंस किसका होता है? किसी भी देश के राजा का होता है। तो राजेंद्र प्रसाद टिक लगा दोगे। फिर यहाँ पर कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया के नियमों पर समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कैसे याद रखोगे? जैसे यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर देख लोगे तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि अच्छा किसी भी देश के रूल्स एंड प्रोसीजर को कौन बनाता है? वहाँ का राजा बनाता है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है यहाँ पर एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक का मीनिंग यहाँ नहीं समझेंगे, जब हम पॉलिटी करा रहे होंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए नेशनल फ्लैग। अब किसी भी देश का नेशनल फ्लैग को कौन फहराने के लिए आता है? वहाँ का राजा आता है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से किसी भी देश का जो संचालन होता है, स्टीयरिंग होता है, संचालन किसके द्वारा होता है? वहाँ के राजा के द्वारा होता है। तो स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? बिल्कुल सारे चीज़ याद हो जाने चाहिए साथ साथ में ही। यहाँ पर है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यहाँ पर इसका मतलब है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कैसे याद रखोगे? सब कुछ याद करा दूंगा, देख लो कैसे याद रखोगे। यहाँ पर है एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैं वल्लभ भाई पटेल की बात करूँ तो वहाँ पर एक वर्ड आता है भाई। क्या आता है? भाई। भाई का मतलब होता है, आप बॉलीवुड मूवी देखते हो तो भाई का वहाँ पर क्या अर्थ होता है पता है? गुंडे लोग को बोला जाता है भाई, मतलब समझ रहे हो? किसी भी मूवी को देखो, जैसे कि सलमान खान के बारे में कहा जाता है, किसी मूवी से ही ये चीज़ निकल करके आया, ये भाई है यहाँ का, भाई इस प्रोविंस का भाई है, इस प्रांत का ये भाई है। भाई मतलब समझ रहे हो? गुंडा है, गुंडा मतलब समझ रहे हो? बहुत बड़ा गुंडा है वो। तो मतलब रिलेट आपको डायरेक्टली लिटरली रिलेट नहीं करना है वल्लभ भाई पटेल से। हालांकि भाई भी जो थे वल्लभ भाई पटेल, ये भी बहुत दबंग किस्म के इंसान थे। इनके डर के मारे ही अगर हम आज एकता है हमारे देश में, तो इनका ही देन है। आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े हो। अब यहाँ बात आती है भाई के बारे में, तो भाई से रिलेट करेंगे। भाई मतलब बॉलीवुड वाला भाई, गुंडा। ठीक है, यहाँ पर है कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने प्रोविंस के, यानी कि प्रांत के, प्रांत का मतलब क्षेत्र होता है अपना, है ना, प्रोविंस का मतलब भी प्रांत होता है। तो इसका मतलब है आप अपने प्रांत के, आप अपने प्रोविंस के क्या हो? भाई हो, बिल्कुल भाई। भाई समझ रहे हो? भाई मतलब गुंडा हो। तो हाँ, जब भी आ जाएगा आपके एग्जाम में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अच्छा, प्रांतीय जैसे देखोगे, प्रोविंशियल जैसे देखोगे, प्रोविंस की बात कही जा रही है, प्रांत की बात कही जा रही है, इसका मतलब हम वहाँ के भाई हैं, भाई। समझ रहे हो? तो वल्लभ भाई पटेल पर टिक लगा दोगे। नेक्स्ट इसी तरीके से एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके हैं वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी बनाया गया, तो उसके अध्यक्ष को रखा गया था JB कृपलानी को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे जरा देखो। अब आप अपने प्रोविंस के भाई हो, आप अपने प्रोविंस के क्या हो? भाई हो, यानी कि गुंडा हो, भाई हो। तो कोई भी भाई को मतलब इतना ज़्यादा ईगो होता है, बॉलीवुड वगैरह मूवीज़ वगैरह में देखते होगे, तो कोई भी भाई को किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। वो कहता है मैं ही यहाँ का शेर हूँ, मुझे किसी की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, है ना, ऐसे ही कहते हो।
तो एडवाइजरी वर्ड जैसे देखोगे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। किसको भाई? भाई को ज़रूरत नहीं है। भाई मतलब वही गुंडा, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों थे वल्लभ भाई पटेल को किसी भी लोगों का एडवाइस की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो जो हैं उनको उस चीज़ का मतलब उस फंडामेंटल चीज़ का मतलब उसका जो पावर है, मतलब खुद के बारे में डिसीजन लेने का, मतलब दूसरों की जो आवश्यकता नहीं है, दूसरों की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, ये जो फंडामेंटल चीज़ है इस पर क्या है, उनके ऊपर कृपा है ना, किसी देवी देवता का, किसी भगवान का कृपा है। तो कृपा लानी होगी यहाँ पर। किस चीज़ के लिए कृपा है? उस फंडामेंटल चीज़ के लिए, मौलिक चीज़ के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल के लिए कोई भी फंडामेंटल अधिकार हो, कोई भी फंडामेंटल अधिकार हो तो उसके लिए भाई के पास क्या है? कृपा है ऑलरेडी। अब कहोगे सर भाई भी एक साथ बता दे रहे हो, कृपलानी को भी एक साथ बता दे रहे हो, कैसे ध्यान रखेंगे? तो याद रखना है कि आपको इन दोनों में देखना है। ये तो आपका सब कमेटी है, तो मेन कमेटी कौन है? एडवाइजरी कमेटी। तो मेन तो है भाई, समझ रहे हो? एडवाइजरी कमेटी मेन है, तो मेन आदमी तो भाई है, लेकिन भाई को कृपा प्रदान है किस चीज़ के लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स के लिए उन पर कृपा है पहले से। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स 2 बार आया है, तो जो बाद में आ रहा है तो बाद में मैं बता रहा हूँ कृपा वाली बात, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो सब कमेटी है, मौलिक अधिकार का जो उप समिति है, इस पर कृपा किसका है? किसी भगवान का कृपा है भाई के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपका 2 है, एक वल्लभ भाई पटेल और एक JB कृपलानी। पहले मैं बताया कि एडवाइस की आवश्यकता किसको नहीं होती है? भाई को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको जो है अपने संगठन का फंडामेंटल राइट्स पर इनका ही कृपा होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख लो, इन पर ही कृपा होता है। तो कृपा से हो गया फंडामेंटल राइट्स कृपलानी। बस आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि पहले आया था ये, तो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कृपा वाली बात है फंडामेंटल राइट के ऊपर। जैसे मान लिया जाए, अब दूसरे तरीके से समझो, फिर से समझाता हूँ मैं। एडवाइजरी है, यहाँ पर एडवाइस की आवश्यकता किसको नहीं है? भाई को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। अब आप भाई के अंदर काम कर रहे हो, आप भाई के अंदर काम कर रहे हो। अब आप अपने मौलिक अधिकार के लिए, आप अपने मौलिक अधिकार के लिए जाओगे उस भाई के पास, है ना। भाई के पास अगर जाते हो कि भैया हमें कुछ अधिकार दे दो, कुछ फंडामेंटल राइट दे दो, मौलिक अधिकार दे दो, तो उसके लिए भाई का क्या होना चाहिए? आपके ऊपर कृपा होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? कृपा होना चाहिए। किसका कृपा? भाई का कृपा। तो पहले भाई आता है एडवाइजरी में। तो एडवाइजरी कमेटी के जो फंडामेंटल राइट्स के एडवाइजरी कमेटी था, तो उसका जो प्रेसिडेंट थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल राइट्स चाहिए उनके अंदर काम करते हुए, तो उनका कृपा होना ज़रूरी है। तो ये बाद में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये सब कमेटी है फंडामेंटल राइट वाला, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी है, मौलिक अधिकार के उप समिति, उसके जो हैं प्रेसिडेंट वो कौन थे? JB कृपलानी। क्लियर? अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। अब यहाँ पर क्या है कि भाई के अंदर जो लोग काम करते हैं, भाई के अंदर जो गुंडे का काम करते हैं, और भी आखिर अकेले तो नहीं मार्केट में चलते होंगे, है ना, इनके अंदर और भी कई सारे लोग काम करते होंगे। तो ये सबसे आसान किसको समझते हैं कि अच्छा मेरे अंदर अगर किसी को काम कराना है, किसको पकड़ते थे? माइनॉरिटीज़ को और ट्राइबल को, यानी कि अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को, जो जंगलों में रहा करते थे, जो अलग ही एक्सक्लूडेड एरिया में रहते हैं, बहिष्कृत क्षेत्र में रहते हैं, उसको ये पकड़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति जो था, इनके कौन थे अध्यक्ष? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कैसे ध्यान रखोगे? अब देखते ही साथ करोगे, अच्छा माइनॉरिटी एंड ट्राइबल ये किनके अंदर काम करते थे? भाई के अंदर काम करते थे, है ना। गुंडे के अंदर काम करते थे, भाई के अंदर काम करते थे। आप फिर इनको ये ईजी समझते थे, भाई जो थे ये माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल को ईजी समझ करके अपने ग्रुप में मिला लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से माइनॉरिटी के सब कमेटी है, इनका है HC मुखर्जी। अब कैसे ध्यान रखोगे इसका? HC मुखर्जी थे प्रेसिडेंट। कैसे ध्यान रखोगे ज़रा देखो। अब माइनॉरिटी लोग को पकड़ के लेके जाते थे वल्लभ भाई पटेल, ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग देने के बाद इनको बिल्कुल ही मुखर बना देते थे। मुखर मतलब समझते हो? मुखर मतलब बहुत तेज़ तरार बना देते थे। यही तो होता है मुखर्जी का मतलब, जो एकदम अपनी बात को एकदम मुखरता के साथ रखे, मतलब स्पष्ट रूप से रखे, किसी से डरे नहीं, है ना। तो जो भी लोग ट्रेनिंग करते थे माइनॉरिटी और ट्राइबल लोग, किनके अंदर? वल्लभ भाई के अंदर, भाई के अंदर, है ना। उसके बाद ट्रेनिंग मिलती थी तो ये माइनॉरिटी लोगों को कैसे बना देते थे? मुखर बना देते थे। मुखर का मतलब बहुत तेज़ तरार बना देते थे, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के जो सब कमेटी है, इनके कौन थे?
HC मुखर्जी। तो मैं दोनों पॉइंट को बता दिया। पहले वाला जो पॉइंट बताया उसमें ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये हेड थे, मेन थे। फिर उप की बात आती है, ये तो मेन कमेटी है, इसका उप कमेटी समिति है, ये उप कमेटी, सब कमेटी जिसको कहते हैं। तो बाद में आ रहा है HC मुखर्जी, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, GV मावलंकर। अब कैसे ध्यान रखोगे, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जो था, इनके हेड थे GV मावलंकर। कैसे ध्यान रखोगे जरा देखो, आपके घर के फंक्शन, आपके घर के कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं, एक कार्य तो होता नहीं, तो बता दो मैक्सिमम आपके घर के फंक्शन को कौन संभालती हैं, हमारी माँ। कौन संभालती हैं, माँ। तो मावलंकर में माँ वर्ड है, तो माँ से ध्यान रखना। आपके घर के मैक्सिमम फंक्शंस को कौन संभालती हैं, कौन कार्य करती हैं सबसे ज़्यादा घर में, तो एक माँ करती हैं, तो माँ से ध्यान रखोगे मावलंकर, तो GV मावलंकर। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति को गठित किया गया था, और इसके प्रेसिडेंट थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, ठीक है। ये अय्यर नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ से होंगे। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि अय्यर, अय्यर में एक शब्द आता है अय्यर, यानी कि यार, है ना, यानी कि यार। आर का मतलब होता है फ्रेंड, आर का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, यानी कि आपका दोस्त। आप ऐसे ध्यान रखो कि आपका एक दोस्त है जो CBI में है, आपका दोस्त है वो क्या है, CBI में है। वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेशल एग्जामिन करने के लिए गया है, मतलब कि विशेष जांच करने के लिए उसको एक कोई ड्यूटी मिला है, ठीक है। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, और स्पेशल एग्जामिन यानी कि स्पेशल जांच करने के लिए किसको मिला है, आपके यार को मिला है। स्पेशल जांच करने की ड्यूटी किसको मिला है भाई, तो आपको आपके जो यार है उसको मिला है। यार का मतलब दोस्त होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपके यार को, यानी कि अय्यर, अय्यर है ना यहाँ पे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। हो सकता है कि एग्जाम में आपको सीधा AK दे दे, AK अय्यर, इसलिए मैं लास्ट वाले वर्ड के ऊपर बता रहा हूँ। तो अल्लादी कृष्णन पूरा ना दे करके AK अय्यर दे देगा तो फंस जाओगे, अगर इसके ऊपर ट्रिक बनाए तो बस अय्यर को ध्यान रखो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब यहाँ ध्यान आपको ये रखना था कि आपका एक यार है जिसको स्पेशल एग्जामिन करने के लिए भेजा गया, स्पेशल जांच के लिए भेजा गया, उसकी जॉब CBI में है, उसको स्पेशल एग्जामिन करने के लिए भेजा गया है। किसको, आपके यार को, यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारूप समिति। देखो यहाँ पर ड्राफ्टिंग का हिंदी ध्यान में रखना, प्रारूप, यहाँ पर है रूप। आप जानते हो दुर्गा पूजा में सबसे अच्छा रूप किसका होता है, माँ अम्बे का, है ना। तो माँ अम्बे का रूप का हम दर्शन करने गए हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर रूप है किनका, माँ अम्बे का रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है किनका, माँ अम्बे का। वैसे भी ये फेमस क्वेश्चन है, आया है कई बार, तो ये वैसे भी याद होगा। नहीं याद होगा तो मैं बता दिया, ड्राफ्टिंग का मतलब प्रारूप होता है, रूप में, प्रारूप में रूप छुपा हुआ है। रूप यानी कि सबसे अच्छा रूप किसका होता है, अम्बे का, माँ अम्बे का। तो अम्बे से ध्यान रखना, अम्बेडकर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। यहाँ पर बिजनेस कमेटी का आदेश का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, KM मुंशी। अब आप ही मुझे बता दो, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने साथ एक मुंशी रखते हैं कि नहीं। मुंशी का मतलब समझते हो, जो लेखा जोखा रखते हैं किसी बिजनेस का, उस पोस्ट को कहा जाता है मुंशी, ठीक है। मुंशीगिरी करते हैं जो, यानी कि किसी भी बिजनेस का जो लेखा जोखा वो रखने वाला को मुंशी कहते हैं। तो बता दो, आप अगर बिजनेस करोगे तो आप अपने साथ एक मुंशी रखोगे कि नहीं, बिल्कुल रखोगे। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो है, इनके कौन थे, तो KM मुंशी थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ सब आपका एक टॉपिक वाला सब खत्म हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन वाला चीज़ खत्म हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की, बात करते हैं अंतरिम सरकार की, बात करते हैं कि कौन किस पोस्ट को संभाल रहे थे। इससे पहले कि हम 2 पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखें, 2 पॉइंट को क्या रखेंगे यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ये 2 पॉइंट को क्या रखेंगे कि द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए किसी देश का, ये फर्स्ट टाइम आइडिया किसने दिया था, ये आइडिया दिया था MN रॉय ने। कौन दिया था, MN रॉय ने। अब जरा देखो, आइडिया का मतलब राय ही तो होता है एक तरीके का, आइडिया का मतलब राय ही तो होता है, समझ रहे हो। राय मतलब ओपिनियन, तो आइडिया और ओपिनियन सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। तो बता दो आइडिया में ही छुपा हुआ था राय आपका, तो ऐसे याद रख लोगे MN राय। द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय MN राय। संविधान बनाने का विचार जो सबसे पहले दिया था वो MN राय ने दिया था। तो आइडिया में ही छुपा हुआ राय, तो MN राय से आप सीधा क्लिक कर देते। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखना एक चीज़ को फिर से मैं नोटिस करा दूँ, राय यहाँ भी था, राय रायजादा में भी है,
लेकिन यहाँ पर रायजादा वाला में नहीं देखेंगे। यहाँ पर एक कैच करेंगे बिहारी। क्या करेंगे कैच? बिहारी। यहाँ पर कि भारत के जो संविधान लिखे थे वो किनके हाथों के द्वारा लिखा गया था? तो ओरिजिनली लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इससे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कई स्टूडेंट, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि हमारे संविधान को किसने लिखा? अम्बेडकर जी ने लिखा। नहीं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप दिमाग में रख लेते हो अम्बेडकर जी को, लेकिन देखा जाए तो अपने हाथों से कौन लिखा था भैया कॉन्स्टिट्यूशन को? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब ऐसे ध्यान में इसको रखना है कि आपका एक दोस्त है बिहारी, एक बिहारी आपका दोस्त है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसे ध्यान रखोगे हैंड रिटन किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। देखो ब्रैकेट में यहाँ पर INS लिखा होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा होगा, और फिर कई बार आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मुस्लिम लीग देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखने की का एक ही तरीका है कि जितने भी इस्लामिक नाम आपको देखने को मिलेगा समझ जाना वो मुस्लिम लीग से थे, और जितने भी हिंदू नाम देखने को मिलेगा, इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे हिस्ट्री और पूरे पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर हिंदू नाम देखने को मिलेगा इस पेज में, मतलब इस लेक्चर में, समझ जाना वो कांग्रेस से थे। जितने मुस्लिम नाम होगा यहाँ पर समझ जाओगे मुस्लिम लीग से थे। ये मैटर नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, बस जो पूछा जा रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, आप कई बार नेहरू जी के देखे होंगे किसी महिला के साथ पूरा सिगरेट पीते हुए, एकदम हंसी मजाक। हालांकि वो सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है उसके ऊपर मीम बना है, बहुत ज़्यादा मीम बना है ना। तो बता दो एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल अफेयर का मतलब होता है विदेशी मामले, है ना। विदेशी मामले आने की, विदेश मंत्री थे एक तरह से, ये क्या थे? विदेश मंत्री थे। अब मुझे बता दो कि एक्सटर्नल अफेयर्स किसका चलता था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू का चलता था। किसका नहीं, किनका बोलना चाहिए, लेकिन फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करोगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं हिंदी बोलता हूँ तो एकदम 100% शुद्ध बोलता हूँ और आप भी बोलते हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो संभाल रहे थे पोस्ट आने की विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे ध्यान रखोगे कि अच्छा एक्सटर्नल अफेयर करते हुए मैंने तो किसी मीम में देखा था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो ये तो वैसे भी याद रख लोगे, ये तो भूलोगे भी नहीं। वैसे भी विदेश का दौरा करने का ज़्यादा शौक नेहरू जी ही रखते थे, तो एक्सटर्नल अफेयर से विदेश मंत्रालय, ऐसे भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कि होम अफेयर, यानी कि घर में ही अफेयर किसका चलता था? तो भाई का चलता था। समझ रहे हो, होम अफेयर जो चलता था वो भाई का चलता था। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना कि होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मंत्री थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मामले सूचना और प्रसारण जिसको कहते हैं, तो गृह में ही, घर में ही किनका अफेयर चलता था? भाई का, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कैसे ध्यान रखोगे? मान लिया जाए आप किसी देश में कृषि करते हो, ठीक है, कृषि का काम करते हो, आप टैक्स पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते? जैसे मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की बात कह रहा हूँ, पास्ट की बात कह रहा हूँ। जब राजा रजवाड़ा हुआ करते थे तो उनके खेत में हम काम करते थे, है ना। जब हम खेत में काम करते थे तो बता दो उस खेत में जो भी खेती होती थी, चाहे जो भी उससे टैक्स बनता था, वो किनको पहुँचाते थे आप? तो राजेंद्र प्रसाद को, वहाँ के राजा को पहुँचाते थे। ठीक है, तो कृषि का टैक्स हम किनको पहुँचाते थे? वहाँ के राजा को पहुँचाते थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफेंस। तो भैया जब तक आपके शरीर में बल नहीं रहेगा आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर पाओगे? आप अपने आप की रक्षा कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बता दो डिफेंस से, डिफेंस में ही है आपका छुपा हुआ बल, है ना। तो बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह थे डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ध्यान रखोगे, अंतरिम सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिफेंस, डिफेंड करने के लिए, रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो बलदेव सिंह, इसी में आंसर छुपा था। नेक्स्ट है फाइनेंस, लियाकत अली खां। अब इसकी बात करते हैं, देख लो। जब भी किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होता है, अगर किसी की औकात जाननी है, किसी की औकात जाननी है तो कैसे बोलते हैं? तुम्हारी क्या औकात हम जानते हैं। तो ऐसी बात तभी कही जाती है जब किसी का फाइनेंशियल कंडीशन से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो माना जाता है कि आपकी औकात बहुत अच्छी है। तो लियाकत से ध्यान रखना, औकात। क्या ध्यान रखोगे? औकात। ठीक है, तो अगर आपका सॉरी, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो कहा जाता है आपकी औकात बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख लेना कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खां। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड आर्ट्स। अगर देखा जाए तो आज हम एजुकेशन जो कर रहे हैं ना, ये लाचारी बस कर रहे हैं। क्या? किसके बस? लाचारी। राजगोपालाचारी में लाचारी वर्ड है।
लाचारी ये हमारी मजबूरी है। लाचारी का मतलब जो नहीं समझते समझो, इसका मतलब होता है मजबूरी। तो ये हमारी मजबूरी है कि आज हम एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का रियल जो मीनिंग होता है वो अलग ही होता है। लेकिन आज के टाइम में भैया है लाचारी कि मुझे जॉब लेनी है ना। तो लाचारी बस हम आज क्या ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो ध्यान रखोगे एजुकेशन एंड आर्ट्स कौन थे, राजगोपालाचारी। और ये भी मैं बात बता रहा हूँ इंटरिम गवर्नमेंट की, अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फुल फ्लेश्ड सरकार बन गई थी तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जाओगे चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंतरिम सरकार की बात कही जा रही है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे राजगोपालाचारी। हम लाचारी से क्या करते हैं, एजुकेशन आज गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे आपके इंटरिम गवर्नमेंट के गजनफ़र अली खान। अब जरा देखो कैसे ध्यान रखोगे गजनफ़र अली खान को, हेल्थ है यहाँ पर, गजनफ़र को एक दो बार बोलो, गजनफ़र, गाजर गाजर गाजर, इस तरीके से आ रहा है। गाजर गाजर खाओगे आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी कि नहीं, बिल्कुल रहेगी। तो हेल्थ से गाजर को ध्यान रखोगे, गाजर से गजनफ़र अली खान को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर लेबर मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, जगजीवन राम। श्रम मंत्री जो थे वो थे जगजीवन राम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात कह रहा हूँ, बाद की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, लेबर का एक क्या अर्थ होता है, एक तो मजदूर होता है, लेकिन दूसरा होता है श्रम। श्रम का मतलब क्या है, हार्ड वर्क इसका मीनिंग होता है कि नहीं, हार्ड वर्क इसका मीनिंग होता है। लेबर का मतलब भी होता है हार्ड वर्क, सिर्फ नाउन नहीं होता है लेबर आपका वर्ब भी होता है, और ये वर्ब वाला श्रम की यहाँ पर बात कही जा रही है, ठीक है। तो ज़रा बता दो, हम और आप अगर अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर हम उन्नति करना चाहते हैं, तो बता दो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क मतलब लेबर मतलब हार्ड वर्क। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। क्लियर है, अपने जीवन में हम लेबर करते हैं। लेबर का दो मीनिंग होता है, मजदूर और नाउन की तरह मजदूर होता है, और लेबर अगर वर्ब की तरह देखें तो श्रम होता है, यानी कि हार्ड वर्क होता है, मेहनत होता है। तो हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, ठीक है। तो लेबर से ध्यान रखोगे, जीवन आने के जगजीवन राम। नेक्स्ट आपका ये आखिरी है, यहाँ है वर्क्स माइंस एंड पावर, यानी कि निर्माण, खान और बिजली के मंत्रालय कौन थे, तो ये मंत्री थे कौन, CH भाभा। कौन थे, CH भाभा। इससे ध्यान रखो कि एक भाभी जी हैं जो माइंस में वर्क करने जाती हैं, एक भाभी जी हैं जो माइंस में वर्क करने के लिए जाती हैं। ध्यान रखोगे कौन, एक भाभी हैं जो माइंस में वर्क करने के लिए जाते हैं। तो वर्क्स माइंस एंड पावर के मिनिस्टर कौन थे, CH भाभा। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लिए होंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना और टेस्ट लगाना। अगर टेस्ट में एक दो मिस्टेक भी होते हैं आपके तो फिर से वीडियो पर आकर के देखना। इस तरीके से आप 10 बार भी अगर टेस्ट को लगा लिए ना किसी भी टॉपिक के, तो मुझे लगता है कि आप सपनों में भी नहीं भूलोगे। कोई जगह भी दे नींद में और आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधा सीधा आंसर बता पाओगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेस्ट लगाना है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस करना भी सफिशिएंट है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।